कहां तक बताए थे? इतना कौन सी पढ़ाना है जी? हिस्ट्री तो खत्म हो चुका है ना। मतलब बस आप लोग का अब ये प्रमुख नारे बताने हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाना है अभी आपका। वर्ल्ड हिस्ट्री, हाँ। उससे पहले अभी वर्ल्ड हिस्ट्री से पहले अभी आपका भारत पाक युद्ध 1948, पंचशील समझौता 54, तिब्बत पर आक्रमण 59, भारत चीन युद्ध 62, भारत पाकिस्तान युद्ध 65, ताशकंद समझौता 1966, शिमला समझौता 1972, बांग्लादेश युद्ध 1984 का संकट, कारगिल वार, संसद पर हमला। उसके बाद आएगा वर्ल्ड हिस्ट्री, समझा गया? आप उसका टेंशन मत लीजिए कि पढ़ाना क्या है, वो हमारी जिम्मेदारी है। आप यहाँ आए, आपकी जिम्मेदारी खत्म। बस आप पढ़ते रहिए, जो हम पढ़ाएं उसे रिवाइज करिए। हमको सिखा रहा है सर, अभी वर्ल्ड हिस्ट्री बचा है। हमको भूलेगा ये सब? हमरा पिछले जन्म का बात याद है। पिछले जन्म में हम लड़की थे। खुश। बेचारी से बड़ा खुश होकर पूछ रही थी, सर क्या थे बताइए पिछले जन्म में। बेचारी सब का मन दुखी हो गया। अब कभी नहीं पूछेगी सर क्या पढ़ाना था जी? मजदूर से पढ़ाना सर, मौज कर दी। ये पता नहीं काय लिए बोलता है तो मौज कर दी। पिछले जन्म वाला कुछ लक्षण बच गया है, इसीलिए आप लोग की खूब शिकायत। हम कहा, अच्छा हम लड़की सबका समर्थन कहाँ करते हैं हम? बैठो बाबू, नहीं लग जल्दी, क्यों हो गया ये सबको? हाँप रही है सभी, बैठ के हाँपो, जाओ वहां बैठ के हाँपिए, जाओ उधर बैठ के हाँप। बैठने दीजिए सबको, बेचारी से चढ़ के वहां। आगे चलिए। हम लोग को आज मजदूर संघ के बारे में पढ़ना है। भारत में मजदूर संघ बहुत अच्छा बना। मतलब मजदूर संघ, संघ का मतलब क्या होता है? ग्रुप। मजदूरों के लिए अलग, मतलब उनकी बात को रखने के लिए एक संगठन बना दिया जाता है, क्योंकि जब आप संगठित होकर कोई बातों को कहते हैं तो आपकी बातों को लोग ज्यादा सुनते हैं। इंडिविजुअल कहने पर आपको बातों को नहीं सुना जाता है, इसलिए मजदूर संघ का निर्माण करना जरूरी है। भारत का आजादी के समय का सबसे बड़ा मजबूत संघ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसकी स्थापना किसने किया था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय 1920। आगे जाकर एमजी जोशी ने इससे अलग हो गए कि भाई कोई भी संगठन बनेगा तो उसमें कुछ लोग जुड़ेंगे, हटेंगे, वो उतना बड़ा मैटर नहीं रहता। लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से क्वेश्चन पूछता है, मजदूर संगठन से। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना लाला लाजपत राय ने किया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस लाला लाजपत राय ने किया था। क्वेश्चन जानते हैं कैसे पूछेगा? कह देगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये टाइप का दे देगा। इसकी स्थापना किसने किया? ये ऑप्शन बी पर लिखा रहता है 1920। ठीक है, ऑप्शन बी पर 1920 कहता है कि ऑल इंडिया, ऐसे शॉर्ट में लिखा रहेगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना लाला लाजपत राय ने कब किया था? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े। अरे तुम लोग गुड मॉर्निंग बोलो। कहता है कंगना के भाई को मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलो। आगे बढ़ते हैं। उधर उठा दो, क्या कह रहा है ऊपर? मेरी बहन की शादी है, 10 लाख रुपए की जरूरत है, दहेज मत दो।
दिस इज नॉट, आप ये आपकी कोई जरूरत नहीं है, ये आपका शौक है। आप 2 करोड़ खर्चा कर दीजिए, 10 लाख में शादी करेंगे बहन की, दहेजे में ना जा रहा है आपका। गजब बात करते हैं। एक ऐसे हमारे पास आ रहा है, करेगी सर हमारा बेटी का ब्याह करना है, जरूरत है, 12-13 लाख का इंतजाम हो गया और 1-2 लाख घट रहा है। हम कहा हाँ हाँ RBI के मशीन रख ले हम यहाँ छाप के तरह। गजब बात करते हैं, 10 लाख रुपया में बहन की शादी कर रहे हैं यहाँ पर। क्या मतलब बनता है? आप 10 लाख में 5 ठो लड़की की शादी हो जाएगी, बस लड़का दहेज ना ले, अब बेहतरीन ढंग से हो जाएगी। हम काहे दे रहा है अपनी बहन को ऐसा लड़का से? मत दो। यहाँ पर अपनी बहन को वहां शादी करो जिस लड़के में इतनी हिम्मत हो कि अपना सब कुछ खोने के बावजूद वो साम्राज्य खड़ा करने की क्षमता रखता हो। तो क्या दहेज दे रहा है यार उसको? बात करते हो ऐसे, हमको गुस्सा लगता है ऐसे दहेज की कोई बात करता है। सब चीज हम जब पटना, हमारे दोस्त हमसे पूछते हैं तुम पटना क्यों रह गया, तुमको कई लोग पूछते हैं कि पटना में क्या लगा। पटना में हम ईगो के लिए रुके, क्योंकि हमको यहां से जब शुरुआत किए थे हमारे सब कुछ मेरा छीन लिया गया, पंखा बेंच कुर्सी सब चीज रख लिया था। मेरे जेब में केवल 40 रुपए था, घर जाने का किराया 80 रुपया था, केवल इसलिए रुके थे कि जाने का पैसा नहीं था। उसके बाद कहे अब नहीं जाएंगे क्योंकि ऊपर वाला रोक रहा है। अब कहा अब तो नहीं जाए, अब जा भी नहीं पाएंगे हम अब नहीं जा पाएंगे। तो कभी भी आप सब दहेज वहेज के चक्कर में नहीं पड़िए। और ऐसा मत समझिए कि दहेज का नाम सुनते हमारा बीख चढ़ जाता है। समझ में आ गई ना? तुम लोग दहेज लेके आएगा ना, हम तुमको अपना तुम दहेज ले लेगा, तुम IAS टॉप भी कर जाएगा ना, हम तुमको विद्यार्थी मानने से अपना इनकार कर देंगे। हम कहां कहते हैं, हम कहें कि दहेज लेंगे, हम ये कहते हैं कि तुम लोग का डिमांड बढ़ जाएगा। हम ये नहीं कहते कि तुम लेगा, ये लड़की वालों की भी गलती है। ऐसा नहीं है कि केवल लड़के वाला की गलती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम अपनी बात बताते। एक आदमी हमारे यहाँ आए थे कि हम हमारे घर जैसा आप लोग का भी रिलेशन और शादी ब्याह रहता है, हम ले लिए आए थे। पापा जी से कह रहे हैं कि हम लड़कवा को ना तौल देंगे। हम कह रहे हैं निकल निकल, तू ना तौल पाएगा, निकल यहाँ से। अजब बात करता है, कौन दहेज में तो 107 करोड़ लात मार के आ रहे हैं हम, हमरा को बोल रहे हैं तौल देंगे। गजब बात करता है। तो लड़की वालों की भी खराबी है। हिम्मत कैसे हुआ बोल देने का? उतनी उम्र में नहीं रहते, 1-2 हाथ दे देते हम यहाँ तौल देंगे। यहाँ पे नहीं समझता है। यहाँ पे 107 करोड़ रुपया न समझिए, गांव में छीट के माचिस मारेंगे, गांव जल जाएगा इतना ज्यादा होता है। हम यहाँ लेके वापस किए थे चेक, ऐसे नहीं चाहिए हमको, रख लो यहाँ पर। और ऐसे बात, तो लड़की वालों की भी बहुत गलती होती है इसमें। लड़का कामयाब हुआ नहीं, लड़की कैसनो रहेगी, सरकारी नौकरी वाला चाहिए, दोनों की गलती होती है। लेकिन हाँ, इसे खत्म करने की, अगर खत्म करने की बात करेंगे तो लड़कियों की फैमिली अगर खत्म करना चाहेगी तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। लेकिन लड़के चाहे तो इसे इजीली खत्म कर सकते हैं। बस हम इसलिए लड़कों को कहते हैं कि तुम लोग खत्म कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़की वाले के लिए भी गलती रहती है। हम लड़कियों को इसमें इसलिए जिम्मेदार नहीं कहते हैं क्योंकि ये लाख कोशिश करेंगी तो खत्म होने में 100 साल लग जाएगा। और पूरा लड़का एक साथ खड़ा हो जाए, 3 गो लगन बीतते बीतते दहेज इतिहास हो जाएगा, 3 लगन में खत्म कर देगा वहां पर। इसलिए हम इन लोगों को ज्यादा फोर्स करते हैं कि तुम लोग इस पे क्या करो, थोड़ा सा स्टिक रहो यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आप लोग की गलती नहीं है, ये बचपन आप लोग को अपने मम्मी पापा से पूछेगा ना, अब ये से रखा होगा पैसा, ये रियलिटी है। चलो अब ध्यान से देखते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किया साहब ना, किसी को कोई दिक्कत? सर क्रिप्स प्रस्ताव का PDF नहीं है, वो पारित नहीं हुआ था ना, इसलिए PDF नहीं खुल रहा होगा। पारित हुआ रहेगा तब ना PDF खुलेगा। क्रिप्स प्रस्ताव का नहीं खुल रहा है, समझेगा? देखो अभी भारत छोड़ो आंदोलन का PDF खुल रहा होगा, खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? हाँ, तो जो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है उसका PDF नहीं खुल रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं प्रमुख नारे एवं वक्तव्य। इन नारों को हम लोग एक क्वेश्चन कभी कभी इसमें खुदरा एग्जाम में पूछ देता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये अलामा इकबाल का। पाकिस्तानी भी इसे गाते हैं सब, सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा। हम लोग का गाना है पूरा है कि यूनान मिस्र रोम, यूनान की सभ्यता सबसे आगे थी, मिस्र की सभ्यता आगे थी, रोम की सभ्यता आगे थी। तो यूनान मिस्र रोमा सब लुट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो
ये हमारे ऊपर सूट करता है, क्योंकि हम लोग के ऊपर कितना आक्रमण हुआ। ससुरा ईसा के जन्म से पहले सिकंदर से लेकर डेरियस प्रथम, कुषाण, कुडल, कटपीसस, बाबर, दिल्ली सल्तनत, अंग्रेज, फ्रांसिस, डच, डेनमार्क, 75 आक्रमण हुआ। आज भी हमारी संस्कृति जिंदा है, तो हमारे ऊपर सूट करता है। इस ससुरा जुमा जुमा 8 दिन के बनले हुआ आई गाता है कि यूनान मिस्र रोमा सब लूट गए जहां से, लेकिन मगर है माँ की नामो निशान। अरे तुम्हारा नामो निशान बहुत जल्दी मिटने वाला है, 100 साल नहीं मना पाएगा वो। उसको जब क्या जरूरत है उसको गाने की, अपना बनाओ। उसका यहाँ का गाना है, हमको माल चलती बंदूक के हम दहाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। तो तू ससुरा कांडे करके बैठा है तो तुम निशाना पे नहीं रहेगा। कर्म करो, कांड नहीं। तो कांडे करके बैठा तो क्या पता है कि चलती बंदूक के हम निशाने पे। तुम हमारे यहाँ ताज होटल में बम फोड़ोगे तो तुम भी बंदूक के निशाने पे रहोगे, नहीं समझे। हमारे यहाँ वीरों की कमी है क्या? हम लोग चाहते नहीं कराची में बम फोड़ के आ जाते, लेकिन हमें पता है कि मासूमों को भी जीने का अधिकार है, उनके भी बाल बच्चे बहन बेटियों को सम्मान से जीने का अधिकार है। भले वो चोट्टे पाकिस्तानी आतंकवादी हैं तो क्या हुआ, हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन उन चोटों की वजह से हमारे यहाँ राजपूतों के घर में, महाराष्ट्र में, राजस्थान के क्षेत्र में महिलाओं को जौहर करना पड़ा। लेकिन वही बताइए, अशोक ने जब आक्रमण किया तो वो युद्ध के मैदान में भले काटा था, सोच रहा वो तो कम नहीं था। युद्ध के मैदान में जो मारा, लेकिन इस तरह का जौहर वाला कांड कहीं देखने को नहीं मिलता। तो होता है, तो भारत में अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। समझ में आ गया कि ना? क्या दूसरा कहा, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये हमारा ध्वज गीत है, ये हमारा क्या है, ध्वज गीत। श्यामलाल गुप्ता, इनका पूरा नाम श्यामलाल गुप्ता पार्षद लिखता है। विजयी विश्व तिरंगा, वंदे मातरम किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी। सारे जहां से अच्छा, वेदों की ओर लौटो, ध्यान, सब पढ़ा दिए आपको A to Z। बस हम आपकी सहूलियत के लिए सिस्टमेटिक ढंग से एक जगह बता रहे हैं आपको। जय जगत विनोबा भावे, जय जगत, जय जगत विनोबा भावे। साउंड खराब जा रहा है जी, वहां पे क्या प्रॉब्लम है? विनोबा भावे। अगला कर, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश, बिहार के सबसे प्रमुख नेता जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति, किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। जय जगत, वेदों की ओर लौटो, विजयी विश्व तिरंगा, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, संपूर्ण क्रांति, मेरे पीठ पे पड़ी एक एक लाठी। लाला लाजपत, लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान इनकी मृत्यु। सांडस ने आदेश दिया था, सांडस को गोली मार दिए थे भगत सिंह। हालांकि इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन हमको जहां तक लगता है यही मरबे किए होंगे। दूसरा कोई इतना मनबड़ नहीं था, लेकिन भगत सिंह के ऊपर सबूत नहीं थे। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन कर रहा है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब भगत सिंह ने बोला था। भगत सिंह, इनका यहाँ पर भगत सिंह का नारा था, इंकलाब जिंदाबाद। सबसे युवाओं में सबसे बड़े क्रांतिकारी भगत सिंह। अंग्रेज इन्हें फांसी दी। अंग्रेजों को लगता था कि इनके मरने के बाद क्या होगा, क्रांति थोड़ी दब जाएगी। उन्होंने कहा था, मैं जो आज शुरू कर रहा हूं उसका एक आगाज आएगा, मेरे मरने के बाद वतन पे मरने वालों का एक सैलाब आएगा। आज भी भगत सिंह की प्रेरणा, जितने युवा हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बार भगत सिंह का नाम आए खून न खोले। तो वो उन्होंने बहुत देश के लिए सब कुछ न्यौछावर किए वो लोग हमारे देश में। उसके बाद भी ससुर अगर कोई आजादी भीख में मिला तो ये केवल और केवल मेरी बहन ही कह सकती। समझ आ गया कि नहीं? मेरी बहन, मेरी दीदी के अलावा किसी में हिम्मत नहीं है, बहुत ढीठ है। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत? अगला बताए, दिल्ली चलो, स्वास्थ्य, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। इन्हें तो नेताजी भी कहा जाता था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी, सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ जाए, अब एसएससी या रेलवे ये सब क्या कहता है, तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें रिजल्ट दूंगा। आप समय दीजिए, आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। समझ में गया? आगे देखिए, इंकलाब जिंदाबाद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, जय हिंद। कोई भी फौज में जाएंगे तो आपको सबसे कहाँ होना, जय हिंद बोलना, जय हिंद।
अगर वर्दी में है तो जय हिंद, वर्दी में नहीं है राम राम साहब, वहां पे होता है, वहां सेना में यही दुग होता है, राम राम साहब। वर्दी में नहीं है तो खाना पीने खाना का कोई सीनियर में राम राम, नहीं तो फिर वर्दी में बढ़िया से जय हिंद सर, आराम से। आप लोग जो एनसीसी किए होंगे लोग, अगर सीनियर को नहीं बोले तो बड़ी मार मारता था बड़ी मार मारेगा तो पूरा डिजाइन बन जाएगा वहां पे, बहुत जबरदस्त मारता। आर्मी वालों की तो पिटाई एक नंबर, उन सब का हर चीज अच्छा होता है, खाना लाज जूता गरीबों करता है सब। आधा घंटा में ना 25 बार गरी आएगा, बहुत स्टिक बहुत रहते हैं उन लोग का, कानून बहुत तगड़ा रहता है। हे राम गोलियों मारा था तब भी बोले थे हे राम, मार दिया वहां पे महात्मा गांधी को। करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, आराम हराम है इनके ऊपर ऐसा न काम में थोप दिया था महात्मा गांधी। 1942 का पूरा भारत छोड़ो आंदोलन का रूपरेखा किसको दे दिया मैं 2 धारी तलवार से खेलने जा रहा हूं, जवाहरलाल। इनको अच्छा से कौन फंसाया था, महात्मा गांधी। पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिए, आराम हराम है। हाँ, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं, महात्मा का आराम हराम। महात्मा जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज। Who live if India die? Who lives if India die? Who lives if India die? हे राम, हे राम। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत नहीं। सर गांधी युग का भी पीडीएफ नहीं खुल रहा है, गांधी जी जीवित नहीं है आगे बढ़े, बताइए याद हो गया कि नहीं याद हो गया? तो सब आपको पता ही है, हम तो बस एक जगह ले आके बता रहे हैं आप लोग, सारे जहां से अच्छा है। मोहम्मद इकबाल, वंदे मातरम, विजयी विश्व तिरंगा, वेदों की ओर लौटो, हाँ, दयानंद सरस्वती, भारत भारतीयों के लिए, आर्य समाज पढ़ा चुके हैं, आर्य समाज। ये हम आपको टोटल पढ़ा दिए हैं, बट जो एग्जाम के टाइम से रिलेटेड है उसको एक जगह आपको सीक्वेंस में करके दे रहे हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, भारत छोड़ो, दिल्ली चलो, हे राम, आराम हराम, हु लिव्स इफ इंडिया डाई, विजयी विश्व तिरंगा, श्यामलाल मेरे पीठ पे पड़ी एक एक लग, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। आगे बढ़े, किसी कोई दिक्कत? इंकलाब जिंदाबाद का मतलब ये क्रांति हमेशा जिंदा रहेगी, इसे कभी आप बुझा नहीं सकते हैं, और कभी भी कोई क्रांति कभी बुझ नहीं सकती है। आप किसी व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं लेकिन उसकी विचारों को नहीं। आज भगत सिंह को फांसी दे दिया गया, अगर फांसी नहीं दिया गया रहता तो शायद भगत जी की मृत्यु होती, लेकिन फांसी के बाद भगत सिंह अजर अमर हो गए वहां पर, उन्हें बात पता थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इसके बाद कांग्रेस एथिक्स का बैच भी, अजब हाल है तुमको, एथिक्स इसमें के लिए पढ़ेगा हिस्ट्री में, एथिक्स में वो यूपीएससी मेंस का सब्जेक्ट होता है, तुम एथिक्स इसमें कहां लिए पढ़ोगे? अगला क्वेश्चन, अगला क्या, कांग्रेस पर की गई टिप्पणी, ये कभी कभी भूले भटके पूछ देता है। आगे बढ़े, लॉर्ड डफरिन के समय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। शुरू में तो कांग्रेस ठीक ठाक थी, लॉर्ड डफरिन के समय तक ठीक ठाक थी, लेकिन उसके बाद पहले कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, दूसरे दादा भाई ने, तीसरा कहां गया? बदरुद्दीन तैयब नहीं आया, बदरुद्दीन नहीं आया। अच्छा इस बैच में नहीं है बदरुद्दीन, लड़की करी से टारगेट में, तुमको कैसे पता टारगेट बैच में आता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। बदरुद्दीन तैयब जी ठीक है, वहां तक ठीक था, लेकिन जब जॉर्ज यूल को चौथा में बनाया तो ये भड़क गया। कौन भड़का? डफरिन। डफरिन ने कहा कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का एक संगठन। कांग्रेस कैसा संगठन है? मुट्ठी भर लोगों का एक संगठन है। करजन, देखिए करजन के समय बंगाल विभाजन से हुआ 5 में,
और इसी के समय कांग्रेस में फूट पड़ना चालू हुई और अंततः यह फूट 1907 में दिख भी गई थी। तो करजन के समय 1905 में ये लगने लगा था कि कांग्रेस बर्बाद हो जाएगी और रियल में भी अगर देखेंगे तो 1907 में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में हो चुकी थी और अंग्रेज चाहते थे कि क्या रहे, गरम दल रहे, क्योंकि गरम दल को दबाना काफी सिंपल होता है, बहुत आसानी से आप दबा सकते हैं। आप बस देखिए किसान के लिए पूरा भारत खड़ा था कि नहीं, लेकिन उनकी एक गलती, लाल किला पर जो झंडा तिरंगा उतारा गया उसके वजह से पूरा भारत खिलाफ हो गया था उस समय के लिए। तो गरम दल वाले को दबाना बड़ा इजी होता है, नरम दल को दबाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इमोशन जुड़ जाता है पब्लिक का आपके साथ। यहाँ पर अभी देखिए किसानों के ऊपर जब गाड़ी चढ़ा दिया गया, कचल दिया गया, किसान, पूरा भारत किसके साथ हो गया था, किसान के साथ। अब मीडिया ने पहले अखबार पर छापा था किसानों का आतंक, और जब हाल है भैया किसानों का आतंक कर मीडिया 142 नंबर की मीडिया से कितना उम्मीद कर सकते हैं। ये भी छाप दिया बहुत है, समझ में आ गया कि नहीं आया? नहीं तो इन सब को छूट दीजिएगा तो सजा सुना देगा सब, फांसी की सजा राकेश टिकैत को। ये बेचारा आदमी खड़ा है किसानों के लिए, उसको ये सब फांसी सुना देगा, इन सब का बस चले तो अब मर्सी अपील भी नहीं भेजेगा सर राष्ट्रपति को, टांग दो। एक से एक रहता है सर। तो कांग्रेस का पतन 5 से ही दिखने लगा था। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर जा रही है और मेरी इधर से कर्जन का भी कार्यकाल खत्म हो रहा था, अरे 6 में तो आ गया मिंटो, नहीं समझे, कांग्रेस का भी, कर्जन का भी कार्यकाल क्या हो रहा था, खत्म हो रहा। तो कर्जन ने कहा कि कांग्रेस अपनी अंतिम पतन की ओर जा रही, मेरी यह इच्छा है कि रिटायरमेंट से पहले इसकी बर्बादी देख ले, मतलब मेरी इच्छा है कि मैं इसके पतन में कुछ सहयोग कर सकूं। समझ में गया कि नहीं? अरे कर्जन, तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी गलती थी कांग्रेस। क्योंकि यही एक ऐसा संगठन बना जो पूरे लोगों को आने का एक मंच दे दिया। उससे पहले महाराष्ट्र में अलग चल रहा है, बिहार में अलग, यूपी में अलग, ये कांग्रेस वालों के लिए बहुत बड़ी भूल साबित हुई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? कर्जन ने क्या कहा था, कांग्रेस अपने पतन की ओर जा रही है। बंकिम चटर्जी, कांग्रेस में लोग किसके भूखे हैं, पदों के भूखे हैं, कांग्रेस में लोग पदों के भूखे हैं। किसने बोला था? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। लाल बाल पाल, ये 3 लोग भारत में सबसे ज्यादा है, लाला लाजपत राय, लाल बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों लोग भारत में गरम दल वाले थे। कैसे थे? गरम दल। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। और इसमें ई तो भाई सब कुछ ज्यादा ही, ये 2 लोग कुछ ज्यादा ही थे। हालांकि साइमन कमीशन के दौरान लाठीचार्ज, इनकी असहयोग आंदोलन जिस दिन चालू हुआ उसी दिन किनकी मृत्यु हो गई? बाल गंगाधर तिलक की। वैलेंटाइन सिरोलनी ने भारतीय शांति का क्या कहा है? जनक कहा है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? सर इंडियन मैप कब होगा? कल आपका चालू होगा वर्ल्ड मैप, 25 नवंबर सुबह में 10 AM वर्ल्ड मैप। कौन सा मैप? वर्ल्ड मैप। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसके बाद 8 से 9 बैच स्टार्ट होगा। जैसे वर्ल्ड मैप आ जाएगा, एक आध दिन स्टेबल हो जाएगा बैच जैसे, तो आपका 8 से 9 इकोनॉमिक्स चालू होगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे ये सॉरी फिजिक्स और ये अब खत्म हो जाएगा एक आध हफ्ता में वर्ल्ड हिस्ट्री, तो इसमें चालू होगा आपका इकोनॉमिक्स। आगे बढ़े, अखंड भारत कैसे हो पाएगा? अखंड भारत नहीं होने देगा सब नेतवा, समझ आ गया? अखंड भारत करेगा लोग। चलो ध्यान से देखते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा था? कांग्रेस लोगों के पद के भूखे। अब बाल गंगाधर तिलक, कांग्रेस भीख मांगने वाला क्या है संगठन? वही बवाली आदमी थे ही, बाल गंगाधर तिलक हमेशा इनके गरम दल वाली भाषा बोलते थे। कांग्रेस कैसा संगठन है? भीख मांगने वाला। और शुरुआत में आपको हम पढ़ाए भी थे कि कांग्रेस के शुरुआत के 20 साल के कार्यकाल को राजनीतिक भिक्षा का काल कहा जाता है। पढ़ा दिए थे कि नहीं पढ़ा दिए? ये तो सब पहले ही पढ़ा दिए यहाँ पर, लेकिन बाद में जब इसमें गरम दल वालों का आगमन हुआ तो इसका रूप क्या हो गया? बदल गया था। यहाँ पर इन्होंने कहा था कि साल भर में एक बार अगर हम बरसाती मेढक की तरह दिसंबर में बैठ के टर टर बोलेंगे तो आजादी मिलने वाला नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? बरसाती मेढक साल में एक बार निकलता है, और जो बोलता है सब मेढक नहीं रहता, मेढकिन होती है। सब मेढक नहीं बोलता है, कौन होता है? मेढकिन होती है। अब मेढकवा सुनता है किसका आवाज सबसे मधुर है, उधरे चल जाता है। मेढक नहीं बोलता है, कौन बोलता है? मेढकिन बोलती रहती है सब। आगे बढ़ जाए, बताइए
किसने कहा था बरसाती मेढक की तरह चिल्ला संघ? कांग्रेस भीख मांगने वालों का संगठन है। कांग्रेस में लोग पदों के भूखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी। कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है। कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिन का एक तमाशा है। अश्वनी। कांग्रेस अधिवेशन 3 दिन का तमाशा है। किसने बोला? अश्वनी। कांग्रेस 3 दिन का क्या है? तमाशा। किसने बोला? 3 दिन का तमाशा अश्वनी ने बोला था। कांग्रेस में लोग केवल याचना या विनती करते हैं। बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल। भाई ये गरम दल वाले काहे पीछे रहेंगे? शुरुआत में केवल याचना और विनती ही किया जाता था। बिपिन चंद्र पाल। फिरोज शाह मेहता। कांग्रेस की आवाज पूरी जनता की आवाज नहीं है, और हकीकत भी थी, कांग्रेस की आवाज पूरी जनता की आवाज नहीं है। किसने बोला? फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता। कांग्रेस की आवाज पूरी जनता की आवाज नहीं है। किसने बोला? फिरोज शाह मेहता। कांग्रेस में लोग याचना और विनती करते हैं। बिपिन चंद्र। कांग्रेस भीख मांगों का संगठन। मतलब उनका कहने का शुद्ध बिहारी भाषा में यही ना हुआ। अब वो क्या कहते हैं कि कांग्रेस भिक्षा मांगने वालों का संगठन है, तो उसको सिद्ध भाषा में बोलेंगे भीख मांगों का संगठन। तो उस समय की बात थी। अब ऐसा ना हो कोनो हमारा वीडियो लेके अभी के राहुल गांधी को दिखाए, भाई तुम लोग अभी वाला कांग्रेस हो, हम उस समय वाला कांग्रेस बता रहे जब आपके लकड़ दादा थे, दादाजी नेहरू और परदादा जी मोतीलाल है, उस समय की बात है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। बताइए, कांग्रेस की आवाज लोगों की आवाज नहीं है। फिरोज शाह मेहता। महात्मा गांधी जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाना चाहते थे तो सर्वाधिक विरोध इनका किसने किया था? कांग्रेस वालों ने किया था। तो महात्मा गांधी गुस्सिया गए और कहे कि कांग्रेस अपने को बहुत बड़ा संगठन न समझे, मैं एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर सकता। और वास्तविकता थी उनके अंदर क्या था? एक यूनिट करने की क्षमता थी बहुत ज्यादा। अब जैसे अभी के वक्त में अभी देखेंगे, राकेश टिकैत को अकेले रोक के रखा है कि नहीं इंसान ने किसानों को, उतना लंबे समय तक क्या क्या नहीं हुआ। ठंडी झेल लिया, बरसात झेला, गर्मी झेला, कोरोना झेल गया, वहां पे कोरोना का फर्स्ट वेव सेकेंड वेव सब झेल लिया। 600 से 700 लगभग 700 किसानों की जान गई। इसमें कुछ ठंड से हुए, कुछ बेचारे कचार दिया सब कई को गाड़ी से बेचारा सबको। वहां पे कई सारी घटनाएं हुई। यहाँ पर किसान लोगों ने भी एक चीज सबसे गलत किया था, जो उस दिन 26 जनवरी को लाल किला पे किया था। सबके बाद भी लेकिन अभी फाइनली क्या हो गया? हट गया। तो हमारी अपनी सरकार है तब ना, मान के चलिए गुलामी के समय दिल्ली में बैठल रहते तब मारता बड़ी मार। वहां पर एक के रास्ता था, आपको तब क्या करना पड़ेगा? नरम दल रखना पड़ेगा। नरम दल के बावजूद तो पीट देता था सब। लाला लाजपत राय कौन सा बवाल कर रहे थे? मारा सब की नहीं मारा सब? जलियांवाला बाग में कौन सा हाथ हो रही थी? गोली चला दिया सब यहाँ पर। तो आपको ये सारी चीजें याद रहे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। हाँ हाँ सर जी। फिर राहुल गांधी के परदादा थे जवाहरलाल नेहरू। हाँ परदादा थे। उनके पिताजी कौन? राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी, और राजीव गांधी के पिताजी फिरोज गांधी। फिरोज गांधी उनके पिताजी जवाहरलाल नेहरू, और उनके परदादा उनके मोतीलाल नेहरू, उनके परदादा थे। आगे बढ़े। उनकी मृत्यु हो गई थी, पता नहीं फूड पॉइजनिंग टाइप का कुछ हो गया था, जिनसे फिरोज गांधी की मृत्यु हो गई। संजय गांधी का जहाज फेल हो गया, राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया, इंदिरा गांधी को गोली मार दिया गया, हत्या कर दिया। जवाहरलाल नेहरू का हार्ट अटैक हो गया था उनके टेंशन से। जवाहरलाल नेहरू गुट निरपेक्ष के थे। अब ये उसको पढ़ाना चालू करते हैं। नेहरू काल, आजादी मिली हम लोग को कब मिला था जी आजादी? 47 में। आगे बढ़े। फिरोज गांधी एक पारसी थे। पारसी समझते हैं? नाम पारसी का मुस्लिम की तरह लगता है, बट वो पारसी थे। जमशेद जी टाटा, तो जमशेद से नाम लगता है मुस्लिम, बट वो क्या थे? पारसी। होमी जहांगीर भाभा, तो लगता है कि जहांगीर है तो मुस्लिम हो गए, वो क्या थे? पारसी। तो मैच करता रहता है पारसी का नाम किससे? मुस्लिम से। और सिख लोगों का नाम मैच करता है हिंदू से। जोगिंदर सिंह, जसवंत सिंह, जस्सी, ये सरदार जी लोग है वहां पे, उन लोग का मैच करते रहता है। नाम से कोई मतलब नहीं भाऊ। आगे बढ़ते हैं। तो तुम लोग जाति धर्म का ही पूछता है किसी का?
ये 1947 में देश आजाद हुआ, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। लेकिन इस विभाजन में अंग्रेजों ने एक भयंकर मिस्टेक करके गए थे। मिस्टेक क्या, वो जहर बो के गए थे। उन्होंने कहा था कि जिन्हें पाकिस्तान में मिलना है वो पाकिस्तान में चले जाए, जिन्हें भारत में मिलना है वो भारत में चला जाए। इसके अलावा ससुरा ने एक और बात कर दिया था कि जिसको स्वतंत्र रहना है वो स्वतंत्र रह जाए। इसमें काम कर दिया कश्मीर वाला बकलोलई। कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, लेकिन उनके अंदर उतनी दूरदर्शिता नहीं थी जो वास्तविकता है। अब कई को हरि सिंह का समर्थन हमारा कहने लगे कि आप ढेर जानते हैं। देखिए, हरि सिंह का जो प्रधानमंत्री थे शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला बहुत ही सातिर दिमाग का इंसान, मतलब समझ जाइए कि बहुत तेज खोपड़ी का, छल कपट बहुत ज्यादा। तो शेख अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर का ये था, यही प्रधानमंत्री थे। तो हरि सिंह को बोला कि आप क्या हो जाइए, अलग हो जाइए, क्योंकि शेख अब्दुल्ला को पता था कि हरि सिंह जिस दिन अलग होंगे, एक अलग देश बनाएंगे, उस दिन इंडिया अलग, पाकिस्तान अलग। और कश्मीर की ज्यादातर जनता जो थी वो मुस्लिम थी और उसके राजा क्या थे, हिंदू थे। तो ये उसको फारूक शेख अब्दुल्ला को पता था कि इनके खिलाफ विद्रोह कराना बड़ा इजी है। तो शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला किसका प्रधानमंत्री थे, हरि सिंह। ये डोगरा शासक थे, हरि सिंह का थे डोगरा। इन कौन से वंश के थे, डोगरा वंश के शासक थे, डोगरा वंश के अंतिम शासक थे हरि सिंह। तो हरि सिंह से कहा कि आप स्वतंत्र हो जाइए। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, पाकिस्तान वालों ने क्या कर दिया, हमला कर दिया। और इधर कबाइली के भेष में, कबाइली वहां की जनजाति होती है, मतलब आतंकवादी, जैसे भारत में कैसे नक्सलाइट है, विदेशी है नहीं, भारतीय में अजीब सा डिमांड रख देते हैं, तो वैसे ही पाकिस्तान में कबाइली हैं, सेम भारत में नक्सलाइट की तरह। लेकिन उन लोगों के थ्रू पाकिस्तान ने क्या किया, इन्वेजन करा दिया भारत में, और ये एरिया पूरी तरह से कब्जा किसने कर लिया, पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया। अब हरि सिंह जो थे, अब वो भागे भागे आए, उनको पता चल गया शेख अब्दुल्ला की पॉलिसी। शेख अब्दुल्ला का टारगेट क्या था कि अगर कश्मीर अलग हो जाएगा तो जनता का मोह किसके साथ चल जाएगा, शेख अब्दुल्ला के साथ, और ये उल्टा सीधा कुछ कह देगा। हरि सिंह को क्या, जनता का मोह भंग करने में क्या जाता है, बस बोल दो कि हरि सिंह सुअर का मांस खाता है, मुस्लिम खिलाफ 2 मिनट का काम है। हिंदू खिलाफ करना, राजा साहब गाय का मीट खाते हैं, हिंदू खिलाफ। ये तो पहले से प्रैक्टिकल है 1857 की क्रांति में, बस इसको इंप्लीमेंट करना है। किसी को बस इतना काम देना, काम खत्म, सीधे भड़काना 2 मिनट का काम है। पब्लिक थोड़े ना पूछने जा रही है क्या करना है। शेख अब्दुल्ला की प्लानिंग पहले से थी, लेकिन पाकिस्तानियां गड़बड़ा दिया सब इनको। तो शेख हरि सिंह आए किसके पास, जवाहरलाल नेहरू के पास, हमारी मदद कीजिए। क्या कीजिए, हमारी मदद कीजिए। जवाहरलाल नेहरू को, हाँ चलिए मदद करते हैं। सरदार पटेल कह गए, महाराज शांति से बैठिए, मदद करते। चोट्टा कहीं का हरि सिंह, बोले थे तोरा भारत में मिलने के लिए, तो तोरा अपने नौटंकी था, अलग देश बनाएंगे, भाग। कहा है महाराज, हम आधा कब्जा हो गया है और छोटा सा हमारा बेटी पर तो उठा ले जाएगा सो बचा लीजिए। तो कहें 21 शर्त में बचाएंगे, साइन कर यहाँ पर। तो उन्होंने साइन किया 26 अक्टूबर 1947, 26 अक्टूबर 1947 को साइन कर दिया। कहां पर, भारत में विलय पत्र पे। तब तक भारत पर आधा कब्जा हो चुका था कबाइलियों का, और वो पूरे भारत में हर बड़े जगह पे घुस चुके थे। तो उस समय एनडीए और सीडीएस नहीं हुआ करता था। अभी ना भारत में आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, खड़ग वासला, पूना में इंडियन नेशनल डिफेंस एकेडमी। उस समय जितना सेना के बड़े अधिकारी थे वो इंग्लैंड से पढ़ के आते थे, और उसमें ब्रिगेडियर उस्मानी थे, वो उस समय बलूच रेजिमेंट में थे। बलूच अभी पाकिस्तान में है। तो देश का जब विभाजन हुआ तो जिन्ना ने कहा था इनको ब्रिगेडियर उस्मानी को, आप आ जाइए, बलूच रेजिमेंट का कमांड आप ही संभालिएगा। ब्रिगेडियर उस्मानी ने कहा भागता है कि नहीं, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पर सेना में जब शपथ लिए थे तो यही शपथ लिए थे कि जब तक जीवित रहेंगे भारत की सुरक्षा में हम लगे रहेंगे। तुम आज विभाजन कर दिया तो हम अपनी शपथ का विभाजन नहीं कर सकते, हम यहीं रहेंगे। सरदार पटेल ने देखा कि भाई ये आदमी ठीक है। सरदार पटेल के अंदर व्यक्ति को परखने की बहुत क्षमता थी। वो एकदम गरीब परिवार से उठे थे। उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी किसको, ब्रिगेडियर उस्मानी को, कि जाइए आप इनको बताइए क्या है। ब्रिगेडियर उस्मानी जब यहां से गए अपनी सेना लेकर, 900 से ज्यादा पाकिस्तानियों को मार दिए, साफ हो गया सब आते वहां पर। और नौशेरा में पाकिस्तानियों का कहना था, नौशेरा उस समय का बहुत टिपिकल पॉइंट था, वो हाइट पर था और वहां से भारत को बढ़त नहीं मिल पा रही थी। तो नौशेरा जीतने की जिम्मेदारी दी गई थी ब्रिगेडियर उस्मानी को। सुबेरे जिम्मेदारी दी गई, शाम को फोन आ रहा है ब्रिगेडियर उस्मानी का नेहरू के पास कि नौशेरा जीत गए खत्म हो गया नौशेरा का। इनको नौशेरा का शेर कहा जाता था। बाद में युद्ध चलते रहा,
यूएनओ में भी ये मुद्दा उठ गया। यहाँ पर बहुत सारे भारतीय सैनिक बहादुरी से लड़े थे वहां पर, इस बीच एक तोप का गोला आके इन्हीं के ऊपर गिर गया। यहाँ पर ब्रिगेडियर उस्मानी शहीद हो गए थे यहाँ पर। तो यहाँ पे इनकी कहानी नौशेरा का शेर कहा जाता था। और ये हमारा देश कब आजाद हुआ? 47। और 47 में क्या हो गया? मार चालू हो गया। और ये युद्ध 48 तक चला था और कई सारे इसमें हमारे भारतीय सैनिक शहीद हुए सब। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई शहीद होता है ना, कमांडर का नाम ही सामने ज्यादातर आ जाता है। जैसे विक्रम बत्रा साहब, आप देखिए उनके साथ बहुत लोग शहीद हुए, बहुत सारे लोग शहीद हुए, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना बड़ा विषम परिस्थितियों में शहीद होते हैं। विक्रम बत्रा साहब जीत चुके थे, टाइगर हिल पे कब्जा कर चुके थे, लेकिन एक ने स्नाइपर लगा के मार दिया। स्नाइपर की गोली बहुत तगड़ी होती है और स्नाइपर लगने के बाद कोई बचता ही नहीं है। और स्नाइपर लगा के, स्नाइपर का काम ही होता है वीआईपी को मारो, पब्लिक को मारने के लिए स्नाइपर नहीं होता, मेन कमांडर को मारो। और खोजिए रहा था बत्रा साहब को। इसलिए देखेंगे ना, सेना में जब अधिकारी लड़ने जाता है ना, तो उसका मेडल वेडल सब उतार के एकदम नॉर्मल फौजी की तरह दिया जाता है, ताकि दूर से पता ना चले कि यही अधिकारी है, वरना स्नाइपर वाले उन्हीं को मार डालेंगे। तो इस तरह से भारत ने 1948 की लड़ाई में क्या बनाया था? सीमा का निर्धारण किया। और जब सरदार पटेल ने यहाँ सेना भेजा ना, वही बन गया हम लोग के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल। जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ गलती ये कर दिया। हालांकि इसमें आप जवाहरलाल नेहरू की गलती कहिए या फिर यूएनओ का दोगलापन कहिए, दोनों कह सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने इस मुद्दा को 1948 में लेके चले गए यूएनओ में। 1948 में कहां लेके चले गए? यूएनओ में। यूएनओ जो है किसी भी मुद्दा को बर्बाद कर देता है। यूएनओ में लेके चले गए जवाहरलाल नेहरू और कहें कि देखिए 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर इन्होंने साइन कर दिया। और उसके बाद आजादी का डॉक्यूमेंट दिखाएं जो संसद में पारित हुआ था, ब्रिटिश संसद में। आपको याद होगा कितने जुलाई को प्रस्तुत हुआ था? बताइए। 18 जुलाई। 26 जुलाई कौन बोलता है? 4 जुलाई को रखा गया, 18 जुलाई को क्या हो गया? पारित हो गया। तो उसमें लिखा गया था स्पष्ट उस विधेयक में कि भारत पाकिस्तान का विभाजन होगा। जो स्वतंत्र रहना चाहता है स्वतंत्र है, जो पाकिस्तान में जाना चाहता है वहां जाए, जो भारत में आना चाहता है वहां आए। तो इस आधार पर विलय पत्र पर साइन हो गया। ये कश्मीर हमारा होना चाहिए, तो ये तो सही है। लेकिन इस दोगला को देखिए, ये कहता है कि हम वहां के लोगों से जनमत संग्रह कराएंगे कि हम कहां रहना चाहते हैं। वहां के लोगों से क्या करना चाहेंगे? जनमत संग्रह, रेफरेंडम कराना चाहेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अगर आपको रेफरेंडम कराना है तो भारत के सभी राज्यों से करा लीजिए कि आप कहां रहना चाहते हैं। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू तो एकदम परफेक्ट थे। सरदार पटेल ने भी कहा हाँ टेंशन मत लीजिए, इन सबको हम अपने में ले लिए। और साथ साथ आप पाकिस्तान में भी तो जनमत संग्रह कराइए। लाहौर कैसे उसका, कराची कैसे उसका, जनमत संग्रह केवल कश्मीर पर। आज तक ये मुद्दा लटका हुआ है यूएनओ में। अब उस समय हमारे पास न सेना थी न कोई, अभी देश हाल फिलहाल में आजाद हुआ था, और हम लोगों की सोच दूरदर्शिता थी कि एक सभ्य देश का निर्माण करना है। जो हमारी संस्कृति गौरवपूर्ण संस्कृति रही थी जो पूरी दुनिया में, उसे हम लोग को जिन्ना, इस साले को कोई मतलब नहीं यहाँ पर, बस कश्मीर चाहिए। ये उल्टा सीधा यहाँ पर इसका कोई टारगेट, कोई उद्देश्य था पाकिस्तान बनने का? कोई उद्देश्य नहीं है इनको। को अभी भी पूछेगा, कोई उद्देश्य नहीं है वहां पर। समझ गए कि नहीं? कोई किस चीज में आगे हैं ये लोग? आतंकवाद छोड़ के यहाँ पे पाकिस्तान को सोचे सबसे आगे किस चीज में? तो पजामा में नाड़ा डालने में सबसे आगे है सब। ढाई दे डाल देता है सब। और क्या आता है इनको? लुंगी टाइट बांध देंगे सब, क्या आएगा उसको? अरे यार वो शब्द मत बोल, नहीं तो फिर हमारा समझा गया कि नहीं? सर जिन्ना को चेयर चाहिए था, कुर्सी चाहिए थी, ये बेवकूफ है। देखो बाबू, कुछ लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए जिन्ना ने ये सब कुछ किया। बाबू जिन्ना ने तो पाकिस्तान की मांग 1940 में ही रख दी थी। देश कहां आजाद हुआ था? प्रधानमंत्री का तो बात आता है कैबिनेट मिशन के बाद। प्रधानमंत्री की बातें शुरू होती है 1951 के प्रथम आम चुनाव में। उससे पहले प्रधानमंत्री की बातें कहां आती है? अभी देश तो आजाद होने दीजिए। 1942 में शिमला 45 में शिमला सम्मेलन में कूद के भाग गया। कहां प्रधानमंत्री की बात आई थी? वो तो मुस्लिमों के काना छेद था यहाँ पे। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1946 में बताया, कहां प्रधानमंत्री की बात आई थी? ऐसा नहीं था प्रधानमंत्री के उससे आते। ये सब चीजें थोड़ी सी मन गढ़ंत है। आप बताइए क्या प्रधानमंत्री को चक्कर में विभाजन किया था? नहीं, उसको अलग बनाना ही था। सुअरों का एक बाड़ा खोलना था उसको, जहां एक साथ सब रह सके। तो वो उसने कहा कि यहां नहीं रह पाएगा, शेर के साथ सुअर नहीं रह सकते हैं। तो उसने क्या कर दिया? विभाजन कर दिया वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये मत सोचिएगा कि उसने क्या किया था, अलग रह दिया था। क्योंकि उसे पता था कि जंगल में अगर रहेंगे तो कभी भी सुअर जो है वो राजा नहीं बन सकता। इसलिए सुअरों का एक अलग जंगल बनाना पड़ेगा जिससे अखंड साम्राज्य के राजा जिन्ना रहेंगे। तो इतने विभाजन करके रखेंगे। यहाँ हरि सिंह की भी बेवकूफी थी।
क्या जरूरत है यार, पिटा के आए हो, तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। होशियारे बनते हैं हरि सिंह यहाँ पे। यूएनओ में मामला चल गया, अटक गया। अब कश्मीर जो था, से हरि सिंह किस पे बिलीव करते थे? शेख अब्दुल्ला पे। इसने कहा, हरि सिंह ने कह दिया कि हमारा अलग संविधान बनेगा। इसने चढ़ा दिया इनको, हरि सिंह को, कि कहिए हमारा अलग संविधान रहेगा। ये 370 कहे थे ये हरि सिंह, हमें लिए क्या रहना चाहिए 370। ये जिम्मेदारी मिट गया हरि सिंह पे। ओहो माय गॉड, हरि सिंह। और इन्होंने 370 का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको दी? शेख। वाह वाह, हो गया, मीट की जिम्मेदारी कुत्ता को। हाँ, समझ में आ गया, नहीं ना रह सकता है। तो अब देखे यहाँ पे हरि सिंह ने कह दिया कि भैया हमारे लिए क्या रहना चाहिए, अलग संविधान। इन्होंने कहा कि हम अच्छा से मसौदा तैयार करेंगे। 370 में इन्होंने ऐसा बातें डाला था। 370 का एक में इन्होंने सबसे पहले कहा था कि जम्मू कश्मीर की सीमाएं भारत की सीमाएं हैं, मतलब जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है वही भारत की सीमा है। तो 370 के ए में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। देखियो 370 ए अभी भी वैसे ही है, क्योंकि 370 का ए हटाएंगे जो जम्मू कश्मीर की सीमा भारत की सीमा नहीं रहेगी, ऑटोमेटिक भारत से अलग हो जाएगा। तो ये कहता है कि जम्मू कश्मीर की सीमाएं भारत की सीमा, अच्छी बात है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में भारत का पूर्ण संविधान लागू नहीं होता। आगे और बात कहा गया, यहाँ पर राष्ट्रपति का शासन लागू नहीं होगा, यहाँ नेशनल इमरजेंसी लागू नहीं होगी, यहाँ बाहर के लोग यहाँ आके परमानेंटली बस नहीं सकते हैं। ऐसा बात किया गया। सबसे खराब इसमें कहा गया था कि पाकिस्तान की कोई लड़की अगर भारत में यहाँ जम्मू कश्मीर में शादी करती है तो उसे जम्मू कश्मीर की नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन भारत की लड़की अगर जम्मू कश्मीर में शादी करती है तो उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये सबसे खराब चीज था। का हरि सिंह, कहां दिमाग था आपका? किस किस को हम बोले, इस बर्बादी में सबका हाथ है। समझा क्या कि नहीं? प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री भर रखिए, राजा है ना आप जी, राजा का 10 गो आंख होना चाहिए। तनी अमित शाह बना दे कोनो उल्टा सीधा कानून, मोदी जी अंदर से देख लेंगे। आराम में समझेंगे, हटा इस सही नहीं है ये। नहीं समझ आया? तीन लोग की जोड़ी गजब लगती है अपनी में। तो बताइए यहाँ पे यूएनओ में चल गया, अब यहाँ पे बना दिया गया, ये क्या लिखे थे जी, अक्टूबर, मिट गया। शेख अब्दुल्ला ने क्या कर दिया, ऐसा कानून बना। आए यार, लिखे तो मिट गया, अलग बात है, चलो याद है। अब बात करते हैं शेख अब्दुल्ला के बाद। अब ये हरि सिंह चल गए, सारा मरने के बाद सारा पावर कौन ले लिया? शेख। मुख्यमंत्री वहां का कौन बन गया? शेख। उसे जो कहने का मुख्यमंत्री, वहां का प्रधानमंत्री था, कुछ नहीं कर सकते थे। 370 में ऐसे प्रावधान दिए गए थे और कहा गया था कि 370 में अगर संशोधन करना है तो जम्मू कश्मीर के विधानसभा से पूछना पड़ेगा। वाह, दही के गवाही चिवरा। कब वो अलग होगा सब। देहात में ये सब कहावत बड़ी फेमस रहता है सब। तो बताइए, अजब संविधान। अब भारत में कब संशोधन नहीं कर सकता था। कहता है कि राष्ट्रपति या संसद एक ही शर्त पर क्या करेगा। लियाकत अली खान भारत के क्या, पाकिस्तान के क्या थे, पीएम थे। हाँ, वो तो लियाकत प्रधानमंत्री थे वो। आगे समझिए, तो जम्मू कश्मीर में भारत का संसद संशोधन कर सकता है? नहीं। इसके बाद फारूक अब्दुल्ला के बाद आए शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला के बाद फारूक अब्दुल्ला, कुछ लिखो, फारूक अब्दुल्ला यहाँ के क्या बने? मुख्यमंत्री। हालांकि यहां से एक चीज सुधार ये हुआ कि ये लोग कश्मीर को एटलीस्ट भारत से विभाजन की बात नहीं करते थे। एक चीज बस इस सब में अच्छाई था कि वो ये कहते थे कि 370 रहेगा, ये वाली पार्टी। अब महबूबा मुफ्ती तो कहती थी कि मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, 370 हटेगा तो मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, हमारा ट्रैक्टर तैयार है, आप लाश तैयार कीजिए। नहीं समझ में आया? अजब हाल है, क्योंकि उसको हिलने के लिए तो ट्रैक्टर चाहिए ना, बहुत मोटी महिला है। इसके बाद आए उमर अब्दुल्ला। इनमें भी एक ही चीज सही है कि भारत के विभाजन की बात नहीं करते। इस टाइप का नहीं कि मतलब ये जो वर्दी, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये 2-4 को स्लोगन याद कैला है सब वहां पे कश्मीर वाला, और कुछ नहीं। हम क्या मांगे? आजादी। हम क्या चाहते? आजादी। भारत से आजाद। अरे यार, कम से कम ये उसमें मतलब उतना इन्वॉल्व नहीं रहते। कश्मीर का जनता को खुश रखने के लिए कुछ तो भाषा बोलनी पड़ेगी, लेकिन खानदान देख रहे हैं यहाँ पर उमर। लेकिन मामला क्या हुआ, जब वहां पीडीपी की सरकार बनी, पीडीपी, तो बहुमत पीडीपी को आया नहीं।
अब बहुमत फारूक उमर अब्दुल्ला को, ये तो मर गए, ये अभी भी जिंदा है बूढ़े, और इनके बेटा जिंदा है उमर अब्दुल्ला। ये सबसे कम उम्र के सीएम थे, यहाँ पे सबसे कम उम्र के सीएम उमर अब्दुल्ला। तो ना ही उमर अब्दुल्ला की पार्टी को बहुमत आया, ना ही पीडीपी को बहुमत आया, और ना ही बीजेपी को बहुमत आया, किसी को बहुमत नहीं आया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बीजेपी या पीडीपी क्या बना ली? सरकार बना ली। गजब बात है। वो कहती है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे 370 नहीं हटने देंगे, यही कहता है 370 हटाएंगे, लेकिन सरकार बना ली है दोनों। ये समझ में आ रहा है ना? सरकार बनाने के मैटर में कोई मायने नहीं रखता है इस सब चीज में। आप अगर बदल जाएंगे तो लोग पूछने लगे कैसे बदल गए। अरे यार इधर देखो तुम लोग, तो ये लोग क्या बना लिए? सरकार बना लिए। वो किस्मत अच्छा था कि इन दोनों में पटा नहीं। जब दोनों में पटरी नहीं खाया, पटरी नहीं खाने का मतलब समझते हो? दोनों में नहीं हुआ तो दोनों का गठबंधन क्या हो गया? टूट गया। तो ना इनको बहुमत, ना इनको बहुमत, ना इनको बहुमत। इसे कहते हैं त्रिशंकु हो जाना। क्या हो जाना? त्रिशंकु। अब ये गड़बड़ ये हुआ कि हमारे संविधान बनने में जब भीमराव अंबेडकर थे तो उन्होंने एक स्पेशल प्रावधान जोड़ा था कि जब किसी राज्य की विधानसभा चल नहीं रही है या भंग है तो उस कंडीशन में उस राज्य के लिए कानून राष्ट्रपति बना सकता है। और इन गधों की ये सबसे बड़ी भूल हो गई। आओ फाउंडेशन पढ़, अब तू थोड़ा पता चलेगा। हमें पढ़वे नहीं करेगा यहाँ पे फाउंडेशन। खैर ठीक हुआ उस समय हम लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ाते, नहीं तो क्या पता सोचा पढ़ लेता सर और गठबंधन कर लेता सर कि 370 को जिंदा रहने के लिए हम दोनों का एक होना जरूरी है, तब राष्ट्रपति नहीं बना सकते थे। लेकिन गड़बड़ यही हो गया कि इनको तो लग रहा था कि राष्ट्रपति बिना पूछे नहीं बना सकते, और संविधान में स्पेशल प्रोविजन है कि जब विधानसभा नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति को पावर है, क्या कर सकता है? संसद वहां कानून बना सकता है। यही मैटर था। अमित शाह ने रखा लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, 370 खत्म। हम क्या मांगे? आजादी। लो तुम चलाते रह गए पत्थर, हमने हटा दिया 370। खत्म हो गया 370 के कहानी। और अब बताए 370 का एक हटा है। अरे भैया घोंचू होगा जो 370 का एक हटाएगा। अरे भैया तो सोसाइट हो जाएगा हम लोग के लिए। तो 370 का ये वही तो मेन है कि जम्मू कश्मीर की सीमाएं किसकी सीमाएं है? हाँ, भारत की सीमाएं हैं यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? अब ये बताइए हरि सिंह की गलती नहीं थी। भाई आप राजा हैं, आप डिसाइड कीजिए ना कैसा प्रधानमंत्री रखना है कैसा नहीं। अजब हाल है, बेवकूफ वाला काम करते हैं यहाँ पे। कौन बोलेगा इनको? हरि सिंह को। डोगरा शासक इतने बहादुर थे, इनको मतलब क्या ही बोला जाए यहाँ पर। खुद सोचिए आपको भारत में मिलकर रहने में क्या दिक्कत है? सारा बीज सारा कांड कैल तो नहीं के है, अलग रहेंगे, स्विट्जरलैंड बनाएंगे एशिया का। बनाओ स्विट्जरलैंड, नरक हो गया एशिया का। एशिया नरक हो गया। कौन जाता है जी कश्मीर घूमने के लिए? किसको? सबको जिंदगी अपना प्यारा है, कब मार देगा कोई ठीक नहीं। और अगर वहां शांति रहती तो कश्मीर के लोग राजा रहते, राजा, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा नहीं है कश्मीर में। जैसे यूपी बिहार की तरह अरबों खरबों, यूपी तो हमको लगता है कुछ दिन में इसे धंस जाएगा। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत, प्लेट क्या हो जाएगा? धंस जाएगा। 22 करोड़ आदमी रहता है यूपी में, 11 करोड़ बिहार में, दोनों धंसेगा सब साथ। अरे इतनी जनसंख्या होती है यहाँ पर, बताइए, एक से एक रहता है सब यहाँ पर। इतनी भारत में जनसंख्या है, फिर भी जहां तहां देखेंगे तो लिखा रहेगा मर्दाना कमजोरी का इलाज। अरे यार अरे अभी कमजोर है तो 140 करोड़ है। अरे मत इलाज कर यार, रद्द कर दे। इतना जनसंख्या हो जाएगा जिसका कोई हद नहीं है। आगे समझते हम लोग, आगे देखा जाए हम लोग। हाँ सही है, हम दो हमारे गिनते रहो। अब चलिए ध्यान से, 370 हो गया। 35A के तहत हम लोग कश्मीर में जाके परमानेंट नहीं जमीन बच सकते थे, ना वहां शादी करके पूरी तरह सेटल नहीं हो सकते थे। 370A बच गया, बाकी सब खत्म। आपका मन आप जाके कश्मीर रहिए। लेकिन जो कश्मीर की बात है, कितनों चिल्लाते रह जाए सरकार, जो पीढ़ियां 370 को देखी हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। तो आने वाले 30 साल का वेट कीजिए। जो पीढ़ियां हैं मर खप के खत्म हो जाएगी, जो नई पीढ़ियां आएंगी वो बहुत अच्छे से इस देश के में मिलजुल कर रहेंगी। अभी कुछ दिन पहले कश्मीर की एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ था, उसमें मोदी जी से करी थी, मोदी साहब आप छोटे बच्चों को इतना क्यों पढ़ाते हो?
इंग्लिश का क्लास है, कंप्यूटर का क्लास है, मैथ का क्लास है, एसएसटी के क्लास है, कंप्यूटर का, इतना क्लास बड़े बच्चों का होता है। मोदी साहब इतना कम कर दो, तुरंत सिलेबस कम हो गया छोटे बच्चों का वहां। तो ऐसा नहीं है कि कश्मीर के लोग गलत हैं। पाकिस्तान का प्रोपोगेंडा समझिए, वो क्या चाहता है कि उसे पता है कि भारत में 140 करोड़ लोगों में सारे पढ़े लिखे नहीं हैं। कुछ लोग हैं जिनका सेंटीमेंट बड़ी तेज हर्ट होता है। तो उसको पता है कि अगर हम पाकिस्तानी हैं और कश्मीरियों का साथ देंगे, इन बेचारों की गलती रहे ना रहे, ये अपराधी घोषित हो जाएंगे। रीजन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब मान के चलिए हाफिज सईद आतंकवादी है? अगर वो बोलने लगे कि हम खान सर को कुछ नहीं होने देंगे, ये ससुरा हम बदनाम हो गए हम कौन ची की है सजा, हम चौपट हो गए यहाँ पे सब लोग कहेगा नहीं। यही उनकी चाल है। वो हर हाल में ससुरा कुछ करना जाएगा, हम कश्मीरियों के साथ हैं, पूरे जी जान से साथ है। तुम्हारे में न जी है न जान है, तुम खुद बेजान हो, कश्मीरियों के साथ हैं। वो क्यों? बात समझ रहे ना? इस चीज को समझिए। इस चीज को हम समझने में गलती कर दी और इस चीज को कश्मीरियों ने गलती कर दिया। आज हमारे साथ अगर देखिए, हम अपराधी कब होंगे? जब बोलेगा कोई आतंकवादी, मान के चलिए तालिबान वाला बोला कि हम खान सर के साथ हैं, और अगर हम चुप हो गए तो ये मेरी गलती हो जाएगी। हम सीधा बोलेंगे ना, तोरा कोई जरूरत नहीं है, हमरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमरा कोई बोले ना तालिबानी हम साथ, हम कह देंगे नहीं जरूरत है, मर जाएंगे, तू कंधा नहीं आएगा तो हम उठ के बोलेंगे भाग चोट्टा पैदल चल जाएंगे हम ना है कि नहीं? तो हमको नहीं जरूरत, तो लोगों को लगेगा नहीं नहीं ये आदमी गड़बड़ नहीं, लेकिन चुप लगा जाएंगे। और फिर हमको क्या मतलब है? तो भाई हम भी अपराध के खिलाफ न बोलना भी अपराध बराबर हो जाता है। समझा? ये गलती कश्मीरियों ने किया। उनको कहना चाहिए कि हमको तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे, यहाँ पर हम जैसे हैं वैसे हमें अपने साथ, ये होना चाहिए। लेकिन वो भी गलती की है और हम लोग पाकिस्तानियों की चाल नहीं समझ पाए। अब खुद सोचो, वो चोट्टा क्या कहता है कि हमारे पास परमाणु बम है, आसाम तक मारेगी, हम मुसलमानों को बचा के मारेंगे। आप उसकी स्ट्रेटजी समझिए, इन बैलों को आप खुद से समझिए। वो क्या चाहता है कि यहां जो 100 करोड़ लोग हैं उनको मुसलमानों से क्या करे? दूर कर। ये मुसलमान खुद से सोच देखे या हिंदू खुद सोच के देखे, ऐसा परमाणु बम ऐसे फटेगा, कहीं मुस्लिम है इधर घूम जाओ नहीं। अरे छोटा कहीं का, ये तुम बिरयानी खिला रहा है कि पूछ पूछ के खिलाएगा नॉन वेज की भेज, जब छोटा। लेकिन नहीं, यहां पे लोगों को कहना चाहिए कि ये गलत है। हमसे जितना बनता है हम इस देश को टूटने से रोकते हैं। हम ये खुल के बोले हैं कि चोट्टा कहीं का, हम जिए हैं तो हिंदुस्तान में, मरेंगे तो हिंदुस्तान में, कुछ भी हो जाए यहां पर। हमें यहां हिंदुस्तान में भिखारी का जीवन पसंद है, उस तुम्हारे राजा की गद्दी को लात मार देंगे, हम यहीं रहेंगे तो यहीं रहेंगे। हमारा जो फर्ज बनता है हम अपने हद तक किए हैं। लेकिन जो लोग चुप रहते हैं, उनको चुप रहना उनके लिए घातक हो जाता है। हम तो कबो नहीं चुप रहते, तुरंत गरिया देते हैं वहां पे। सही बताते हैं। यहाँ पे हमको अगर खाना को ज्यादा खा लेते हैं, हजमोला नहीं मिलता है, तो हम पाकिस्तान को गरिया देते हैं, पच जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहता है। कश्मीर की समस्या समझ में आ गया यहाँ पे। और अभी भी ये सारा मैटर खत्म, 370 खत्म। अब पाकिस्तान का आना है कि हम 370 को दोबारा लेके आएंगे। क्या बताएंगे? दोबारा लेके आएंगे। बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं कि हम इमरान खान की पत्नी भगा के लाएंगे। नहीं समझ में आया? तो तुम 370 दोबारा लेके आओ, हम कसम खाते हैं तोरा भगा के ले आ जाएंगे लेके आएंगे 370 वापस लेके आएंगे इनके 370 वापस। अब आने वाला है, रासायनिक परिवर्तन हो गया है उनको समझे में नहीं आता है। समझ में आ गया कि नहीं? ये हम लोगों ने पहली लड़ाई लड़ी जब देश आजाद हुआ था, तो ये हम लोगों ने पहली लड़ाई लड़ ली थी यहाँ पर। और उसके बाद से लेके आज तक जमीन की लड़ाई को पाकिस्तान कभी नहीं जीत सकता है जब तक वो लड़ाई जमीन की रहेगी। वो इस लड़ाई को मजहब की लड़ाई का नाम देना चाहता है। आप पढ़े लिखे हैं, आपकी जिम्मेदारी सामूहिक बनती है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन किसी के आंख फोड़ सकता है। हमारा काम हम आंख फोड़ देंगे, आप भाड़ फोड़ दीजिए उस सबका। समझ आ गया कि नहीं आ गया? हमारा जहां तक कर्तव्य बनता है इस देश के लिए, हम बताते। उस चोट्टा की चाल आप बताइए, वो नफरत घोल रहा है कि नहीं घोल रहा है यहाँ पर? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब सपोज कीजिए कि पाकिस्तान में हिंदू भी रहते हैं
और बहुत बुरी स्थिति में रहते हैं बेचारे। और हमारे यहाँ का कोई प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ये बोले कि हम परमाणु बम मारेंगे हिंदुओं को बचा के, तो जरा सोचिए वहां रह रहे हिंदुओं पर क्या बीतेगा, अत्याचार होगा कि नहीं होगा? जबकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये ऐसा बोल के यहां फेमस हो जाएंगे, लेकिन हमारे देश के नेताओं में भले घोटाला करता है सब, लूटता है सब, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ठीक रहता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसा कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं हुआ है। इंसान है, कभी दो चार गलती हो ही जाता है, जैसे यूएनओ में लेके चले गए। यूएनओ में लेकर जाना मामला नेहरू की गलती थी, ये 20% गलती थी, लेकिन 80% हरामीपन इस यूएनओ का है। 1947 से चट्टा तुमको अभी तक नहीं दिख रहा है। यहां पर बोलता है कि हम उसमें चुनाव कराएंगे। भारत ने रूस को बोल के रखा है कि जब भी यूएनओ में इस मुद्दा आएगा ना, तुम वीटो लगा देना। वीटो लगाने से वो प्रस्ताव रुक जाता है, और आने वाले 30 साल बाद जब मामला शांत होगा तो आप देखिएगा वहां एक 2 लाख रेलवे की वैकेंसी निकलेगी, कुल बिहारी जाके बस जाएगा वहां पे। समझ में आ गया कि नहीं? अब बिहार की महिलाएं जहां छिपरी पात दी गोबर का, फिर चाहे सुप्रीम कोर्ट आओ चाहे यूएनओ, वो दीवाल उसका बस काम खत्म। वहां पे मार हो जाएगा, हम ये छपतो तो हमारो लो, हमारा हो गया यहाँ पे। तो बहुत जल्दी ये मामला भी क्या होगा, शांत होगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा। और अभी जो पीढ़ियां वहां जिंदा हैं, जो बूढ़ा बूढ़ा है सब ना, धीरे धीरे 2-4 को खर्चा हो रहा है सब, धीरे धीरे वो खर्चा हो जाएगा सब। जब पूरा खर्चा हो जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इतना दिन वेट कर दिए तो और भी वेट कर लेंगे। सारे कश्मीर वाले गलत नहीं है, इसलिए कभी भी अपनी भाषाओं में इस चीज का ध्यान रखिएगा। वो ये चाहते हैं कि हम लोगों से ऐसे अपशब्द निकले जिसको वो अपने ट्रेनिंग स्कूल में दिखा सके और कहते देखो कश्मीरियों के बारे में क्या सोचते हैं। आप भरपूर विरोध कीजिए उन चोट्टों का, और उसमें इस बात को जरूर इंक्लूड कीजिए कि हमारे कश्मीरियों को ये बहका रहे हैं। तो जो नहीं बहका है, जो पत्थर नहीं चला रहा है, उसके अंदर दोनों ऑप्शन है कि देखो ये उसको गरिया रहा है, हमको थोड़े गरिया रहा है, लेकिन हमारी बातों से, हमारी छोटी सी गलती के चक्कर में उन चोटों का मकसद कामयाब हो जाएगा। खैर, जब तक हम हैं कामयाब नहीं होने देंगे, जितना बन सकता है हमसे। हम तो दूसरों को बैंड बजाते रहते हैं। बोलिए बाबू, क्वेश्चन किस समय तक? हाँ, पाकिस्तान को बैंकरप्ट होना बहुत है बाबू, बहुत नॉर्मल। बेटिए वो उस, देखो बाबू, पाकिस्तान को बर्बाद होना एकदम फिक्स है, लेकिन ये हम लोग के लिए गलत बात है। रीजन समझिए, जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है ना, तो बहुत खराब हो जाता है। उसके लिए एथिक्स, मोरल, इंसानियत कुछ भी नहीं बचता है। तो ये हम लोग के लिए सरदर्द है। इसलिए हम चाहते हैं, हम लोग ये सोच रहा तू जिंदा रहे। रीजन क्या है, एक एटॉमिक पावर फुल टू चाइना के इशारे पर हो जाएगा। अब चाइना को भारत से बदला लेना रहेगा ना, तो पाकिस्तान अगर बैंकरप्ट हो गया, पूरी तरह बर्बाद हो गया, तो उसके थ्रू करा देगा वो, और उसको खाने के लिए कुछ पैसा दे देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी दिक्कत? अगर हमारे पास एक ऐसा भिखारी आ जाए जिसको दुनिया से कोई मतलब, बस खाने से मतलब है, हम उसको 3 टाइम का खाना देंगे, वो आपको गरिया देगा, हम चुपचाप बच जाएंगे। तो दूरदर्शिता सोचिए। दुश्मनी की आड़ में हमें कोई गलत स्टेप नहीं लेना चाहिए। इस चीज का आप बखूबी ख्याल रखिए, और हम ये चाहेंगे भी कि आप हमारे विद्यार्थी हैं, इस चीज का ध्यान रखिए। गुस्सा और बेवकूफी दोनों में अंतर होता है। हम आज चाहें तो पाकिस्तान को बैंकरप्ट कर देंगे, लोग अरब सागर का रास्ता काट दीजिए, व्यापार खत्म, ऊपर बच जाएगा अफगानिस्तान, छोहाड़ा बेचेगा बस छोहाड़ा खाओ, अफीम सूंघो, बस काम खत्म। 3 गो पत्नी, एगो से बिरयानी, एगो से चिकन, एगो सब्जी बनवाओ समझ में? तो उसका बचा रहना भी जरूरी है। लाइव वाले समझ रहे हैं लोग ना? उसका बचा, अभी किसी अनपढ़ आदमी को बोल देंगे कि पाकिस्तान का इकोनॉमी का कुछ बचा रहना जरूरी है, पाकिस्तान का समर्थन करता है, मारो चट्टा को, देश। अरे यार, दूर तक सोच, दूर तक सोच। एक एटॉमिक पावर देश हमारे सबसे बड़े दुश्मन के फेवर में जा रहा है। वो जितना बर्बाद होगा उतना, वरना पागल है हमारे सरकार वाले, 2 मिनट में टॉर्चर करके रद्द कर देंगे। सीधा नियम बना देंगे, कोई भी पाकिस्तान से जहाज आएगा भारत होकर नहीं जाने देंगे, कोनो जहाज में नहीं जाएगा उधर। सीधी सी बात है। भारत से ज्यादा व्यापार होता है कि पाकिस्तान से? कोई कह देगा कि 370 का मामला विवादित है, आप पाकिस्तान लैंड करिएगा तो भारत में लैंड करने नहीं देंगे। हमारे पास बहाना भी है, हम लोग का एक जहाज ऐसे ही उड़ा दिया था, IC-814। हाँ, श्रीनगर से जा रहा था, उसको IC-814 को हाईजैक कर लिया था। भारत उसी का बहाना दे देगा, कह देगा हमको इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली है, ऐसा होने वाला है,
6 महीना बंद करेगा ना, 6 महीना में उनकी बर्बादी हो जाएगी। लेकिन भारत चाहता ये सब चीजें सही नहीं है, समझ आ रहा है ना। आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। वो कमजोर हो ये ठीक है, भिखारी हो जाए ये ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, हम लोग चंदा दे देंगे 2-2 रुपए। नहीं समझ में आ गया? 11 रुपया दे देंगे यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। रीजन नहीं समझ रहे हैं आपको। दुश्मनी इतनी खराब चीज होती है ना, कई बार आप पड़ोस में देखिए, अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, कई बार आप दुश्मनी में, गुस्सा में ऐसा स्टेप ले लेते हैं ना, 10 साल बाद उसको पछतावा होना पड़ता है। लेकिन गुस्सा इतना खराब चीज है कि वो समझ ही नहीं आने देगा आपको। रावण में क्या दिक्कत था, ससुरा ले चौपटे ने कर दिया, वहां पे नहीं ले गया रहता सीता जी को, बच गया रहता, अभी तक सोना का लंका बचा रहता। हम लोग आयात करते लोग 24 कैरेट। देखते लोग फोटो पे लंका पे बैठ के अच्छी नहीं हथौड़ी से मार रहा है। तुमको कितना चाहिए? 100 ग्राम लो, चेक से ट्रांसफर कर देना। चौपट कर लिया कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये है नेहरू काल। कौन सा? नेहरू काल। आप सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने दुश्मनों के चाल को नाकामयाब कीजिए। आप भगत सिंह की उस बात को याद रखिए, किसी व्यक्ति को मार सकते हैं, उसकी विचारधारा को नहीं। तो कश्मीर में हम लोगों ने 1990 तक गलती किया। हम उन 90 तक नहीं, सन 2000 तक हम उन व्यक्तियों को मारते रहे। लेकिन उसके बाद सेना ने इसे रियलाइज किया। सेना ने व्यक्ति को मारने से ज्यादा विचारधारा को मारने की कोशिश किया। हमारे न जाने कितने वीर सैनिक शहीद हो गए केवल उन आतंकवादियों के लिए कि तुम सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो। भारत ने उन सारे सैनिकों को समझाया कि देखो हम कितनों को मारेंगे, अगर विचारधारा जिंदा रहेगी फिर साले जिंदा होंगे। हमें उस विचारधारा को मारनी है। इसलिए जब कोई आतंकवादी जो मरता है, जब वो उसके पास कुछ न रहे, बंदूक तानो, उसके बाद सरेंडर कर दो, जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहेगा। मुन्ना भैया मूवी देखे? मुन्ना मिर्जापुर। तो जो एसपी रहता है, आईपीएस क्या नाम रहता है उसका? मौर्य, मौर्य रहते हैं, ऐसे करके कोई मौर्य रहता है मिर्जापुर मूवी में। उसमें कालीन भैया उसको हाथ गिरफ्तार कर लेता है और उनके बंदूक पे क्या करता है? गोली मारता है। हम लोग को बस यही सीन दिखाया जाता है कि गोली मार रहा है, लेकिन गोली मारता नहीं है। उस आईपीएस को वो बंगला से उठवा के लाता है, हाथ गोड़ मार के तुरवा देता है, अब बंदूक रख के गोली चलाता अगल बगल में, कहता बुलाइए अपनी पुलिस पावर को। वो बहुत ईमानदार रहता है मौर्य, लेकिन बाद में उसको मुन्ना भैया छोड़ देता है, कहता है कि हम आपको जीवन बख्शते हैं। अगला जो मिर्जापुर 3 आएगा, उसमें जो वो पुलिस अफसर मुन्ना भैया का सबसे खिलाफ था, वो सबसे वफादार हो जाएगा। क्योंकि जब आप किसी को जीवन दान दे देते हैं ना, तो वो एहसान नहीं भूल पाता है। तो सेना ने इसी चीज को अपनाया। जब भी आज भी देखिएगा माइक लेके जाती है सेना कि बेटा सरेंडर कर दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बाबू बेटा भैया सब कहता है। उसके बाल बच्चों को लाया जाता है, छोटा सा बच्चा रहेगा, गोद में लेके कहो बेटा अब्बू सरेंडर कर दीजिए हमारे लिए। उसकी पत्नी बोलेगी, बेटा बोले, माँ बाप बूढ़े बोलेंगे, वो सरेंडर कर देते हैं। इस सरेंडर से क्या होता है कि उसके अंदर उन आतंक, जब सामने मौत खड़ी रहती है ना, हर इंसान को अपना सही और गलत समझ में आने लगता है। जब कोरोना से लोग मर रहे थे तो आप देखे होंगे, आपको अपने पापों का अंदाजा लग रहा होगा, हे भगवान ये गलती दोबारा ना करेंगे, हे भगवान कोरोना से बचा ले। लड़का सबका एग्जाम आता है तो कहता है भगवान हमको बचा ले, हम का नंबर डिलीट कर देंगे ना, बताइए होता है कि नहीं होता है? तो सेना जो है वो इस चीज पे आगे बढ़ रही है। हम लोग अब कश्मीर में पैरेलल काम कर रहे हैं, आतंकवादियों को भी मार रहे हैं और सरेंडर करा के उनकी विचारधाराओं को भी मार रहे हैं। लेकिन सरेंडर करने में कई बार हमारे अपने सैनिकों की भी जान जाती है। लेकिन ऐसा इतिहास गवाह है, जब जब इस देश को जरूरत पड़ी है, हमारे वीर सिपाहियों ने अपनी गर्दन काट के मां की झोलियों में भरा है। यहाँ पर तो भारत की गुलामी से लेकर आज तक भारत की धरती वीरों से कभी कमी नहीं रहा है। लेकिन थोड़ा कीमत चुकानी पड़ती है, आजादी की कीमत बहुत खराब होती है। लेकिन एक समय आएगा जब भारत वापस सोने की चिड़िया बनेगा और उसके साक्षी बनेंगे आप लोग यहाँ पर। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र से कभी नहीं हटिएगा। आपको हम कहते हैं कोई 1 लाख रुपया दे, आप अपनी सेना पे पत्थर चलाइएगा? इसलिए नहीं कि आपके अंदर इंसानियत, बल्कि इसलिए कि आप पढ़े लिखे। शिक्षा ही आपको सही और गलत का रास्ता दिखाता है। हमारी संस्कृति क्या रही है? गुरु गोविंदो पाखड़ो काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब अगर भगवान और गुरु दोनों साथ हैं तो आप पैर किसको छुइएगा? गुरु। मत इसलिए नहीं कि गुरु महान है, भगवान से महान गुरु नहीं है, बल्कि भगवान कितना महान है इसका आभास गुरु ने कराया। तो गुरु आपके पहले गुरु आपके माँ बाप होते हैं। गुरु का मतलब ये नहीं कि जो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रीजनिंग पढ़ा रहा है वही हो।
जीवन में आपके दोस्त रिश्तेदार बहुत सारे आपके जो भी सिखाए वो आपका क्या है, गुरु। लक्ष्मण जी तो गए थे रावण से सीखने के लिए, वो भी उस समय के लिए उनके लिए क्या था, गुरु। तो इंसान जब तक शिक्षा नहीं रहेगी तब तक आपको आगे नहीं बढ़ सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर आपको अपनी बहन के बारे में क्या राय है? अब बताओ, आप ही की बहन अगर खराब रहेगी तो फेंक थोड़े दीजिएगा। हम अभी बात कर रहे हैं उत्तरी कोरिया में किंग जोंग से बात चल रहा है यहाँ पे। समझ में आ गया? लड़की लोग को समझ में आ रहा है? कौन चीज समझ में आया? लाइव वाले सब लोग को समझ में आ गया? अब आजादी की बात की, अब इससे ये लड़ाई, पहली लड़ाई खत्म हो गई 1947 और 48 वाली। 47 और 48 वाली लड़ाई समझ में आ गया? खत्म हुआ यहां पर। इसमें आप फारूक अब्दुल्ला की अकेले गलती मानते हैं कि इनका भी? ये बवाले नहीं हुआ रहता है जो 26 अक्टूबर को साइन कर रहे हैं, 15 अगस्त को कर देते तो भारत में 552 से ज्यादा देसी रियासतें थे, कहीं कहीं आपको 565 देगा। इसमें बवाल हुआ नहीं हुआ? 3 गो में बवाल हुआ था, हैदराबाद, सौराष्ट्र और यवत। कोई दिक्कत नहीं, दोनों की गलती थी बाबू, कोई बात नहीं, हम इसको सुधारेंगे। आई होप आप इसे समझे। अब हम पंचशील समझौता समझेंगे, तिब्बत को चाइना ने कैसे कब्जा कर लिया, फिर भारत चाइना युद्ध 1962, उसके बाद 1965, फिर ऐसे करके हम लोग ये संसद पर हमला जो था 2001 तक, वहां तक पढ़ लेंगे, फिर हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री चालू करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए अगला क्लास कल करेंगे।